बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, हुकूमत ने इस मरती हुई हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगाने का जो ड्रामा किया है, ये असल में ड्रामे का दूसरा पार्ट है। पाबंदी तो वैसे भी बात समझ में नहीं आती, यानी वो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, रेफरेंस की सूरत में सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है, उसमें कितने दिन लगते हैं। लेकिन इस ड्रामे का पहला हिस्सा काबिल गौर है और बहुत ही तकलीफदेह हद तक शर्मनाक है। 3 दिन तक पूरे मुल्क में धरने होते रहे और तकरीबन पूरा मुल्क ही, यानी कम से कम पंजाब और सिंध की हद तक तो ये 2 बड़े सूबे तो बिल्कुल ही जाम करके रख दिए। किसी सड़क पर ट्रैफिक नहीं चल रही थी, शहरों का, आबादियों का राब्ता एक दूसरे से कट गया था और जितनी ज़्यादा नाकाबिले बयान हद तक अजियत लोगों को बर्दाश्त करनी पड़ी, उसका पाकिस्तान की तारीख में कोई नज़ीर नहीं मिलती। मुजाहरीन की तादाद कहीं भी हज़ारों में नहीं थी, सैकड़ों में थी और दर्जनों में थी। कई जगह पर मैंने खुद देखा, फंसा रहा कि 15-20 कारकुनों ने एक चौक है वो ब्लॉक किया हुआ था और पुलिस दूर खड़ी थी। तो नाज़रीन, इस मसले का एक अहम पहलू, काबिल गौर पहलू और जिसे हम पुरअसरार पहलू भी कह सकते हैं, वो ये है कि कहीं भी पुलिस को एक्शन की इजाज़त नहीं थी। चुनाचे यकतरफा तौर पर पुलिस की पिटाई होती रही, पुलिस को मारा जाता रहा, 2 पुलिस के जवान शहीद कर दिए गए और 400-450 के करीब पुलिस वाले ज़ख्मी हुए। इतनी तादाद में पुलिस के अफराद पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी ज़ख्मी नहीं हुए। 77 में तहरीक चली थी, उसमें लाखों अफराद हर जगह जुलूस निकाल रहे थे, बड़े शहरों में और छोटे शहरों में। हर रोज़ सैकड़ों शहरों में हर रोज़ बड़े बड़े जुलूस निकलते थे, पुलिस से लाठीचार्ज करती थी, मुजाहरीन जवाब में पुलिस पर पथराव करते थे और वहाँ इतनी कैजुअल्टीज़ नहीं हुई थी जितनी अब हुई हैं। उसकी वजह क्या थी? वजह ये थी कि पुलिस को किसी ने रोक रखा था, हुकूमत ने। यानी ये ज़ाहिर ड्रामे का ख़ास हिस्सा है कि आपने मुजाहरीन को रोकना नहीं है। चुनाचे मैं आई विटनेस हूँ एक चौक का, जिसका मैंने बताया कि वहाँ 1.5 दर्जन लोग भी नहीं थे और उन्होंने, बहुत बड़ा चौक था और वो ब्लॉक करके रखा था। उसमें एक गाड़ी खड़ी की थी एक सड़क पर और एक सड़क पर उन्होंने पत्थर और ईंटें वगैरह रख कर खड़े हुए थे और वहाँ नमाज़ पढ़ रहे थे कुछ लोग। 10-12 लोग से ज़्यादा नहीं थे, 15 लोग होंगे, से ज़्यादा नहीं थे और पुलिस बहुत फासिल पर खड़ी हुई थी। ये 15-20 मुजाहरीन को 5 पुलिस वाले भी मुंतशिर कर सकते थे, लेकिन वो मुंतशिर नहीं कर रहे थे और हर जगह यही हुआ। इसीलिए आपने देखा कि पुलिस वालों को पकड़ पकड़ कर मारा गया। और एक ख़ास बात जो हमने इसी में देखी कि वो ये थी कि पुलिस वालों की आंखों पर हमले किए गए, लिटाकर मारा गया और आंखों को ज़ख्मी किया गया। बहुत ज़्यादा पुलिस को डंडों से, पत्थरों से, लातों से, हाथों से, और ये मंजर भी अजीबो-गरीब किस्म के हमने देखे कि सड़कों पर पुलिस वालों को बिठाया है और उनसे कहा जा रहा है कि कलमा पढ़ो और लब्बैक के नारे लगाओ और या रसूलुल्लाह के नारे लगाओ और तौहीन रिसाल के ख़िलाफ़ नारे लगाओ, यानी जैसे कि वो उनके ख़्याल में पुलिस वाले मुसलमान नहीं थे, किसी और मुल्क से आए थे। तो ये सारा ड्रामा जो चलता रहा, ये क्या मिली भगत और प्लान के तहत नहीं था? मुझे तो यही लगता है कि ये स्क्रिप्टेड था, इसलिए कि अगर स्क्रिप्टेड ना होता तो ये पुलिस इनको रोकती और लाठीचार्ज करके मुंतशिर करती। 3 दिन तक जो पाकिस्तान की सड़कें और चौक बाज़ार बंद रहे और ट्रैफिक रुकी रही, अस्पतालों पर हमले हुए और पुलिस कहीं नज़र नहीं आई। एक साहब ने ट्विटर पर ट्वीट किया कि रियासत मर गई है। रियासत मर नहीं गई थी, ये हुकूमत का एक स्क्रिप्टेड ड्रामा था और इस ड्रामे की शुरुआत आप देखें कहाँ से हुई। तहरीक लब्बैक ने अपने मुतालबात के हक़ में 20 तारीख को जुलूस निकालना था। ये 20 तारीख से इतने एक हफ़्ता पहले इन्होंने उसके कायद को गिरफ़्तारी का फ़ैसला क्यों किया? 20 तारीख को जुलूस निकलना था या नहीं निकलना था, जो भी कुछ होना था 20 तारीख को होना था और इन्होंने पहले ही इनके लीडर को गिरफ़्तार करके पूरे मुल्क में वर्करों को मुश्तिल होने का मौका दिया और जब वो मुश्तिल हो गए तो पुलिस फ़ोर्स को ये हदायत कर दी गई। इस हदायत की मेरे पास ख़बर नहीं है, लेकिन मैं वो जिसे कहते हैं ना वाक़याती शहादत, वो ये है कि हर जगह पुलिस जो थी वो पीछे रही, उसने कोई एक्शन नहीं किया, किसी को नहीं रोका। तो इसका मतलब यही निकलता है आज खुद, वरना पूरे पाकिस्तान में पुलिस हर जगह एक ही रवैया कैसे मुजाहरा कर सकती है कि वो हर जगह पीछे रहे और सिर्फ मार खाती रहे। हर जगह जब मैंने ये मंजर भी देखा कि एक जगह पुलिस खड़ी थी तो हजूम ने उस पर हमला करने के अंदाज में उसकी तरफ वो पेशकदमी की तो पुलिस वाले भाग निकले और जो पीछे रह गए थे उनमें से 3-4 मुजाहरीन की
लोगों की, जिनकी तादाद 40-50 थी, उनके काबू में आ गए और उनकी पिटाई हुई। तो ये वाक़या बहुत संगीन है और ये यानी इसकी तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन ये तहकीकात कौन करेगा कि जहाँ तो सारे ही मिले हुए हैं, सब एक पेज पर हैं, इसलिए तहकीकात होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये ड्रामे का मकसद क्या था? एक मरती हुकूमत जो भारत से सौदेबाजी कर रही है, जो IMF से सौदेबाजी कर रही है, जो अमेरिका से सौदेबाजी कर रही है और मुल्की मफादात के सौदे कर रही है, और पाकिस्तान में महंगाई को बेकाबू कर दिया गया है, हुकूमती अहकामात के तहत महंगाई बढ़ाई गई है। और ये हमारे जो कुछ नादान किस्म के दानश्वर है वो ये कहते हैं कि हुकूमत ने महंगाई रोकने के लिए इकदाम नहीं किए। ये नादानी की बात है या गुमराह करने वाली बात है। महंगाई हुकूमत के फैसलों से बड़ी है। महंगाई हुकूमत ने बिजली की कीमत बढ़ाई, पेट्रोल की कीमत बढ़ाई, रुपए की कीमत गिराई। तो ये इन सब चीज़ों का नतीजा यही निकलना था कि महंगाई हो। अब ये आप अगर कहें कि जनाब रेहड़ी वालों को पकड़ो और ठेले वालों को पकड़ो, तो ये आप हुकूमत की फेवर कर रहे हैं, महंगाई के हल का मुतालबा नहीं कर रहे। तो ये जो सारी तबाहकारी इन्होंने की है, एक मुल्क को मुकम्मल डिज़ास्टर में बदल दिया है, तो उस पर से तवज्जो हटाने के लिए इस किस्म के ड्रामे किए जा रहे हैं। आप देखिए पूरे मुल्क की तवज्जो इस तरफ हो गई है, महंगाई से लोग मर रहे हैं, लेकिन महंगाई पर कोई बोल नहीं रहा। और अपोजिशन का तिया पांचा तो हो ही गया है, पीपल्स पार्टी के ज़रिए से PDM को तड़वाया गया, और फिर उसके बाद जो अगला ट्रैप था उसमें मुस्लिम लीग नून भी आ गई है, मौलाना फजल रहमान भी आ गए हैं। ट्रैप ये था कि अपोजिशन अब किसी काम की ना रहे, मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे से उलझ जाएं। एक सीधी सी बात है, सामने की बात है, एक सियासत का मामूली तालिब इल्म भी समझ सकता है कि अगर पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन से अपना रास्ता अलग कर लिया है तो ठीक है, उसका हक है, उसको छोड़ दिया जाए उसकी हाल पर, उससे उलझने की ज़रूरत नहीं। लेकिन आपने देखा कि पूरी मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी के साथ उलझ गई और जवाब का सिलसिला चल निकला। अब TV चैनल्स पर ना कोई महंगाई की बात करता है, ना स्टेट बैंक को बेचने की बात करता है, ना कश्मीर की फ़रोख्त की बात करता है, ना और जितने दूसरे शोबों में बेशुमार किस्म के जवाल बर्पा हो रहे हैं उन पर कोई बात करता है। बात हो रही है तो पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग को ताने दे रही है, मुस्लिम लीग जवाब में उस पर ताने दे रही है, वो उस पर हमले कर रहे हैं, वो उसका माजी याद दिला रहे हैं। और यही हुकूमत चाहती थी, जो मौलाना फजल रहमान भी कर रहे हैं और मुस्लिम लीग नून भी कर रही है, पीपल्स पार्टी ने तो करना ही था। अगर मुस्लिम लीग और JUI और PDM की बाकी जमातें पीपल्स पार्टी से ना उलझें, उसको अपने हाल पर छोड़ दें, उसको अपनी सियासत करने दें और ये अपनी सियासत करें, तो ये हुकूमत की चाल नाकाम हो सकती थी। लेकिन माशाअल्लाह JUI और मुस्लिम लीग दोनों ने हुकूमत का भरपूर साथ देकर उसकी इस चाल को कामयाब बनाया है कि अब TV शो पर कोई इशू नहीं उठता। कोई प्रोग्राम आप देख लें अपोजिशन के, और TV एंकर तो मज़े लेते हैं, वो एक मुस्लिम लीग का लीडर बुला लेते हैं, एक पीपल्स पार्टी का बुला लेते हैं, एक JUI का बुला लेते हैं, और एक दूसरे से गालम गलोच, यानी गालम गलोच मुराद है जो सियासी तल्ख और शीरी बातें होती है, वो उसको हम सियासी गालम गलोच कहते हैं। वो गालम गलोच मेरी मुराद नहीं है जो PTI करती है, वो तो उसी का खासा है। तो खुदा के लिए मुस्लिम लीग और JUI इस ट्रैप से निकले और जो अपोजिशन है उसको इंटैक्ट रख के अपने प्रोग्राम का ऐलान करें, चाहे ईद के बाद करें, ईद रमज़ान के दौरान करें। इनको जलसे करने चाहिए, जलसों की तरफ इनकी तवज्जो ही नहीं है। इनकी तवज्जो है शॉर्टकट की तरफ, रिज़ाइन की तरफ। ठीक है कि रिज़ाइन एक बहुत बड़ी चाल थी और नहीं कामयाब हो सकते, अब दूसरा रास्ता अख्तियार करें। हिंदुस्तान पाकिस्तान की पूरी तारीख आप देखें, सियासतदानों ने जब एक स्ट्रेटजी बनाई और वो नाकाम हुई है तो उन्होंने साबित कदमी से उसमें तब्दीली की और नई हिकमत अमली से आगे बढ़े। तो नाज़रीन, ये इस वक्त सूरत हाल पाकिस्तान की ये है कि कल ही मैंने देखा कि एक साहब ने लिखा कि पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है आबादी के एतबार से। ज़ाहिर है, यानी सबसे बड़ा मुल्क भारत, चीन है, उसके बाद भारत है तकरीबन उसके बराबर है, उसके बाद अमेरिका है, फिर इंडोनेशिया है, और अगले 2-4 वर्षों में पाकिस्तान इंडोनेशिया को भी काट देगा। तो पाकिस्तान दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क होगा, चौथा बड़ा मुल्क, जिसके पास एटमी ताकत भी है। लेकिन दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क, एटमी ताकत, दुनिया की किसी फहरिस्त में, उसके किसी गिनती में इसका नाम नहीं है। ये कितना बड़ा अलमिया है, और इस अलमिया की वजह वो तजर्बात हैं जो इस मुल्क के साथ होते रहे, और ख़ास तौर पर आखिरी तबाहकुन तजर्बा जो 2017 में किया गया, जिसका आगाज़ पनामा से हुआ और पनामा के बाद धरने और उसके साथ धरने और उसके बाद जो कुछ हुआ। अब आप देखें कि ये तहरीक लब्बैक का जो इशू है, हुकूमत इस पर पाबंदी लगा रही है, अमलन उसने तहरीक लब्बैक को दहशतगर्द करार दे दिया है। ये एक इंतहाई कदम है, क्योंकि तहरीक लब्बैक के लोगों ने जो भी किया
بہرحال وہ ان کو آپ دہشت گرد جماعت قرار نہیں دے سکتے، اس سے مسئلہ خراب ہوگا۔ اس سے بہتر، کہیں بہتر وہ فیصلہ تھا جو جسٹس فائز عیسیٰ نے کیا، اور جس پر عمل درآمد کرنے کے بجائے ریاست نے فائز عیسیٰ کو ہی نااہل قرار دینے کا تہیہ کر لیا، اور وہ مسئلہ ابھی تک ریاست اور حکومت کے گلے کی ہڈی بن کر اٹکا ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے معاملات اور دگرگو ہو رہے ہیں۔ عدلیہ میں جسٹس فائز عیسیٰ کے حامیوں کی تعداد بہرحال بڑھ گئی ہے، اور حکومت کو اس مسئلے سے کچھ ملا نہیں، لیکن ایک عدلیہ کا وقت بھی ضائع کیا گیا، قوم کا وقت بھی ضائع کیا گیا، اور اب حکومت جسٹس فائز عیسیٰ کے فیصلے سے کہیں آگے جا کر انتہا پسندانہ اقدامات کرنے والی ہے، اور ان اقدامات کے نتیجے میں انتشار بڑھے گا۔ تحریک لبیک کے فالوورز کی تعداد بہت زیادہ ہے، ان کو آپ اس طرح دہشت گرد قرار دے کر ان کا مقصود ٹھپ نہیں سکتے۔ یہ تحریک، یعنی یہ معاملہ خراب ہوگا، اور مزید خراب ہوگا، اور مزید خراب ہوگا۔ ناظرین، خدا حافظ۔